अच्छा गूगल किया, मीट ने अपडेट। एक्सेप्ट कर लिया आप लोगों को, फाइनली सबको एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा अपने हिमाचल के बच्चे हैं, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस, ये वाला पेपर, राइट। सो ये आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पे, लाइक सो बायोलॉजी का। सो लेट्स हैव अ लुक इसमें क्या मिलेगा आपको देखने के लिए। सो पहले तो आपके सेक्शन में आपके होंगे यहाँ पे 16 क्वेश्चन, एक एक मार्क के, जहाँ पे आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे यू कैन फाइंड ओवर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। सो उन्हें अभी हमें यहाँ पे देखना नहीं है, यू नो ऑल दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस एमसीक्यूज, सो दैट वी वोंट बी सीइंग दैट। सेक्शन बी में आपको मिलेंगे यहाँ पे 5 क्वेश्चन 2 मार्क के। सेक्शन सी आपको यहाँ पे होता है जहाँ पे आपको मिलते हैं 7 क्वेश्चन 3 मार्क वाले। और सेक्शन डी आपको यहाँ पे हो गए जहाँ पे आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन लाइक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, आप यहाँ पे 2 आ जाते हैं 4 मार्क के। एंड देन यहाँ पर सेक्शन ई यहाँ पे, जहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे 5-5 मार्क के, राइट। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ स्टार्ट करने के पहले कि अगर आपके सामने 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप कितने पॉइंट्स वहां पे लिखोगे? 6 पॉइंट्स। ये पॉइंट्स तो आपका लिखना बनता है, 6 पॉइंट्स यू हैव टू राइट। अगर 3 मार्क वाला क्वेश्चन हो तो 6 पॉइंट आप वहां पे लिख दोगे, राइट। अगर 5 मार्क वाला क्वेश्चन हो रहा है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 9 से 10 पॉइंट लिखोगे। यू हैव टू राइट अराउंड 9 to 10 पॉइंट्स आप वहां पे लिखने पड़ते हैं 10 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए, राइट। तो बेसिकली रूल ये कहता है कि अगर आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, 3 मार्क का है तो 6 पॉइंट्स, और अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आप लाइक अराउंड 9 से 10 पॉइंट्स आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि आप वहां पे लिख दोगे सही तरीके से, राइट। सो ये तो आपका बेसिक हो गया। हाँ, 1 लाइनर क्वेश्चन है आपका, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप एक लाइन में लिख के आप उसका आंसर लेके आप वहां से जा सकते हो। केस स्टडी, फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो केस स्टडी में आपके सामने एक स्टोरी आएगी, स्टोरी को आपको पढ़ना है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नीचे लगे हुए होते हैं, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्या आपने केस स्टडी वाले क्वेश्चंस कभी सॉल्व किए हैं अंदर अपने एग्जाम में, स्कूल में? यस सर। ये है ना, शुड नो सर। नहीं किए तो आप यहाँ पे देखोगे आपको आइडिया, क्योंकि केस स्टडी वाले क्वेश्चन तो आप मतलब ऐसे होते हैं कि उनमें से आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। आपको आपके सामने आपका पैसेज है, पढ़ना है, क्वेश्चन नीचे लगे हुए, आपको उन्हें आंसर करना है। सो इट इज लाइक अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ थिंग। तो चलिए हम इससे यहाँ पे देखते हैं। सेक्शन ए के अंदर आपके यहाँ पे आएंगे एमसीक्यू, वी कैन इग्नोर दैट राइट नाउ, क्योंकि एमसीक्यू तो आप सॉल्व करते हो रोज शाम को 7 बजे यहाँ पे बैठ के। यू कैन सी योर एसोसिएशन वाले क्वेश्चंस यू विल गेट टू सी ओवर हियर, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन बी। Question number 17, what is stomatal apparatus? Explain the structure of stomata with a level diagram. अब मुझे आप याद करके मुझे बताओ यहाँ पे कि ये वाला चैप्टर, ये वाला स्टोमेटल एपरेटस हमने कब पढ़ा था या कब हमने ये ड्रॉ किया था? एनीवन? एनाटॉमी ऑफ अभिषेक, यस, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमने ये हमारा स्टोमेटा बनाया था। तो अगर आप याद करोगे तो हमने बनाया था हमारे 2 गार्ड सेल, और गार्ड सेल के आसपास हमने कुछ सेल्स बनाए थे। उन सेल्स का नाम क्या होता है? सबसिडियरी सेल, राइट, बिल्कुल सही। और सेंटर में यू विल हैव अ स्टोमेटल कोर। अगर आप इतना भी ड्रॉ करके बता रहे हो वहां पे एंड यू टेलिंग देम दैट दीस 3 कंपोनेंट आर अ पार्ट ऑफ माय स्टोमेटल एपरेटस, दैट इज डन, राइट। तो एक छोटा सा वहां पे डायग्राम बना दो, बढ़िया, जो आपको यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, राइट। एंड यू हैव टू टेल देम कि स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या आता है। अब जब आप स्टोमेटल एपरेटस एक्सप्लेन कर रहे हो तो लेबल आपने सबसिडियरी वहां पे करनी है, गार्ड सेल्स, सबसिडियरी सेल्स, स्टोमेटल कोर, and along with that also label the inner wall and the outer wall. inner wall जो होती है गार्ड सेल की वो ज्यादा थिक होती है, और आउटर वॉल जो आपकी होती है वहां पे वो ज्यादा आपकी रहेगी यहाँ पे थिन। इतना अगर आप लेबल कर देते हो, राइट, एंड यू टेल देम व्हाट इज स्टोमेटल एपरेटस और इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, यू विल फाइंड देम इन द एपिडर्मिस, राइट। ये आपको एपिडर्मिस के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए, इन द लीव्स, यस, दैट टू आल्सो हैव टू मेंशन, लीव्स के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए। अगर आप इतना मेंशन कर रहे हो ये आपके लिए इनफ है कि आप वहां पे 2 मार्क आप वहां पे मिल जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 को हम यहाँ पे देखेंगे बिकॉज वी हैवंट डन फ्रॉग इन डिटेल, राइट। उसके जनरल सेंसेस की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। यू कैन सी गेट टू सी जनरल सेंसेस जो आपके फ्रॉग के यहाँ पे होते हैं, उनको आप यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे, बट अगेन विल सी दैट लेटर। इसको हम जब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे तब मैं आपको इसको बता दूंगा, बट अभी हमने ये किया नहीं है, सो आई वोंट एक्सप्लेन यू दिस इन डिटेल बिकॉज यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग राइट नाउ। सेम थिंग गोज फॉर माय क्वेश्चन नंबर 19, हाइपोथायराइडिज्म की इफेक्ट पूछे यहाँ पे। ये आपका चैप्टर लास्ट जो है आपका ह्यूमन हार्मोन वाला चैप्टर, उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। आई होप स्कूल में तो आपने ये चैप्टर कवर किया ही होगा, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन राइट समथिंग ओवर हियर, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हाइपो लिखा हुआ है तो याद रखना दैट मींस लेस सिक्रेशन ऑफ माय थायराइड हार्मोन। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब यहाँ पे यही होता है कि आपका हार्मोन सिक्रेशन यहाँ पे कम हो रहा है, सो यू हैव अ लेस सिक्रेशन ऑफ माय
थायराइड हार्मोन। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा बेबी पे वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, राइट। सो बेसिकली आप जनरली आप जानते हो, मतलब आपने पढ़ा होगा कि थायराइड हार्मोन का रोल होता है इन द मेंटल ग्रोथ के अंदर, आपका मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द जनरल ग्रोथ ऑफ द बेबी, प्रोटीन सिंथेसिस, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इस सब में वो आपकी मदद करता है। सो अगर ये नहीं हुआ यू कैन हैव अ सीवियर इम्पैक्ट, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 20, टेक्सोनोमिक कैटेगरी स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे आप किंगडम से स्टार्ट करोगे एंड यू विल राइट अप टू स्पीशीज। सो किंगडम से आपने स्टार्ट करना है अपनी कहानी एंड आप पहुंचोगे आपका यहाँ पे स्पीशीज तक। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू राइट। तो आपको यहाँ पे सिर्फ कैटेगरीज का नाम लिखना है। विल स्टार्ट विद द किंगडम, यू विल गो डाउन एंड अप टू द स्पीशीज, दैट्स इट। उतना ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो यू हैव टू राइट ऑल द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द कैटेगरीज। देन यू हैव अ C3 एंड C4 प्लांट्स को कंपेयर करना है। तो आप मुझे बताइए C3 एंड C4 प्लांट में से किसके अंदर आपको बंडल शीट सेल्स मिलते हैं देखने के लिए? इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से मुझे बताइए किसके अंदर आपको मिलता है देखने के लिए PP कार्बोक्सिलेज? C4 होगा, C4 के अंदर है PP कार्बोक्सिलेज, ठीक है। C4 plant will have the PP carboxylase always, right? Not the C3 plant. Okay. Then मुझे आप बताइए इन दोनों में से कौन ज्यादा बेटर तरीके से सरवाइव करेगा हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन के अंदर? ठीक है। उन दोनों में से कौन सा होता है जिसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होते हुए आपको मिलेगा? C3 प्लांट मिल जाएगा, बिल्कुल सही। यही आपको डिफरेंसेस आपको यहाँ पे बताने हैं। ये दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस यू हैव टू सी ओवर देयर। 4 यहाँ पे लिख लो, 4 यहाँ पे लिख लो, पॉइंट्स आप यहाँ पे आपके 2 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब एक बात दिमाग में बिठा लो, प्लांट फिजियो में C3 प्लांट, C4 प्लांट, देन आपका क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये जो हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में बात की, इसके साथ साथ योर लाइट रिएक्शन, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड केल्विन साइकिल, ये आपके हॉट टॉपिक्स हैं। क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में से तो एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। इसमें से तो उन्होंने क्वेश्चन पूछना ही है, इसमें तो क्वेश्चन उन्होंने प्रिंट कर भी दिया होगा, राइट? बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन आपके जनरली आते ही हैं, राइट? जनरली आस्क इन 3 मार्क या 4 मार्क 5 मार्क में आपको क्वेश्चन आएंगे। C3 C4 प्लांट भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी हाई वेटेज वाला टॉपिक है जिसमें से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। अलॉन्ग विद दैट लाइट रिएक्शन, साइक्लिक नॉन साइक्लिक एंड केल्विन साइकिल, ये आपको क्लियर कट अच्छे से पढ़ के जाना। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आपका ज्यादा टाइम लगेगा नहीं बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपने उन लोगों ने आपसे पूछ लिया एक्सप्लेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन डिटेल, 5 मार्क, एक्सप्लेन कर दो बढ़िया ड्रॉ करके, आपको आपके 5 मार्क मिल जाएंगे, राइट? दे आर गोइंग टू आस्क यू एक्सप्लेन नॉन साइक्लिक पाथवे विद डायग्राम, बना दो अपना नॉन साइक्लिक वाला पाथवे, यू विल गेट ऑल 5 मार्क्स। तो ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग इन टॉपिक्स को काफी थॉरली इन टर्म्स ऑफ नीट। जब आप नीट के लिए पढ़ते हो तो आप एक माइन्यूट डिटेल को भी आप समझते हो वहां पे, तो जब बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा तो आप काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे एंड यू शुड बी एबल टू गेट ऑल द 4 or 5 मार्क्स, ठीक है? तो प्लांट फिजियो में इतना याद रखना। और अगर हम सेल की बात करें, सेल वाले जो चैप्टर्स होते हैं उसमें मियोसिस एंड माइटोसिस, और मियोसिस में भी मियोसिस 1 आपके लिए बहुत स्पेशल होगा क्योंकि मियोसिस 1 के अंदर याद रखना यू हैव अ प्रोफेस 1 जिसमें बहुत ज्यादा कंटेंट होता है। तो इसको भी थॉरली पढ़ के जाना, जैसे ही क्वेश्चन आए सो इट शुड बी अ जैकपॉट फॉर यू, वो आपके लिए बोनस क्वेश्चन होना चाहिए कि ये तो मैं फटाफट करके अपने 5 मार्क लेके निकल जाऊंगा। सो मियोसिस 1 में प्रोफेस 1 अच्छे से पढ़ के जाना एंड जनरल मियोसिस माइटोसिस तो आपको मालूम आना ही चाहिए, ठीक है? नाउ कीमोऑस्मोसिस आप यहाँ पे जानते हो क्या होता है, सो वी हैव ऑलरेडी डन दैट। आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट को हम यहाँ पे यूज करके यू कैन मेक द ATP आउट ऑफ इट, सो दैट इज माय कीमोऑस्मोसिस, ठीक है? इसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो विद द स्मॉल डायग्राम, यू कैन एक्सप्लेन दैट। देन यू हैव योर स्टेटमेंट नंबर सेक्शन C, एक्सप्लेन मेन कैरेक्टर्स ऑफ टेडोफाइट। इसके लिए आपको हैंड रेज करना पड़ेगा, मुझे हैंड रेज करिए और बताइए क्या होते हैं मेरे मेन कैरेक्टर टेडोफाइट्स के। बताइए वरुण, चलिए वरुण बताइए क्या होंगे मेरे मेन कैरेक्टर टेडोफाइट्स के, बोलिए। पहली बार ऐसा हुआ कि वरुण हैंड रेज नहीं कर रहा, अच्छा हैंड रेज किया। वरुण बताइए टेडोफाइट के कैरेक्टर सही से बताना, और गलत बताए तो फिर डांट खाओगे, बताओ। सर कैरेक्टर्स इसके सर सल्वेनिया नहीं, वो तो एग्जांपल हो गया ना बेटा, कैरेक्टर्स जानने मुझे, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं मेरे टेडोफाइट्स के। सर उसके सर गैमेटोफाइट, सर जैसे गैमेटोफाइट बॉडी होती है ना सर उसकी, प्रोथेल्स बोलते हैं सर उसको। ओके
सर उसकी मेन प्लांट होता है सर, जैसे उसमें स्पोरेंजिया होता है ना अच्छा सर, वो डिप्लो ओके सर। ओके ओके ठीक है कोई बात सर वो नहीं। तैर के ना स्पोरोफाइट ऑलराइट बनाते हैं वरुण सर। रुक जाओ। ओके वरुण ठीक है, आपके 2 पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं। ठीक है सिया बताइए क्या होंगे इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स मेरे। Sir, pteridophyte found in cool, shady places. हम्म और sir, pteridophyte flowerless और seedless plants होते हैं। ओके और sir, vascular bundle present होते हैं इनमें, xylem and phloem राइट। tissue। सो वी रिमेंबर द फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स इन द प्लांट किंगडम मेरे होते हैं यहाँ पे टेरिडोफाइट्स, बिल्कुल सही ठीक है। ऑलराइट ओके अभिषेक कुछ बताना चाहोगे इसके अंदर और? No, sir. सर ये ट्रू लैंड प्लांट्स होते हैं सर। ऑलराइट ठीक है ओके डैम्प एरिया नरबी तो वाटर सर, multicellular। डैम्प एरिया मिल सकते हैं ये। मल्टीसेलुलर, वाह बेटा वाह, कौन था ये मल्टीसेलुलर? Then we'll tell them cell wall made up of cellulose। ऐसे नहीं करना बेटा, ऐसे नहीं करते। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। See, in this Pteridophyta, you will go like something like this. You can tell them that these are the plants which are seen in the, like जैसे आपने बोला damp, shady, cool area में आपको ये plant मिलेंगे देखने के लिए। These are the plants, they are my true land plants. They are the first true land plants. They will have true roots, stem and leaves। इसमें आपको सबसे पहले इसमें ही आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। Then there are the plants which are going to be having the vascular bundles। ये आपके पहले प्लांट है जिसमें आपको vascular bundle देखने के लिए आपको मिलेगा, okay। Along with that, you will get to see these plants are the one जिसके अंदर आपका मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आपके यहाँ पे होगा, एंथीडिया एंड आर्चिगोनिया। तो एंथीडिया एंड आर्चिगोनिया आर द 2 मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो आपके यहाँ पे मेंशन करने। मेन प्लांट बॉडी आपके यहाँ पे जो होती है वो आपकी होती है यहाँ पे स्पोरोफाइटिक। So main plant body in the pteridophyte is always going to be my sporophytic। Then you will find the pteridophytes will have the gametophytic body और उस gametophytic body को हम बोलते हैं यहाँ पे as a prothallus, ठीक है। उसके बाद आप एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करोगे कि यहाँ पे आपका वाटर का रिक्वायरमेंट होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। pteridophytes need water during the fertilization। And one more point I can add over there, सुन लो, one more point I can add over there। This is a group of plant which for the very first time showed the seed habit। टेरिडोफाइट्स मेरे पहले ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जिन्हें सबसे पहले यहाँ पे सीड हैबिट शो किया था। क्या मेरी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? क्या लिख रहा हूँ मैं? आ रही है Yes, सर। ठीक है, इतने अगर आप लिख रहे हो तो आपके 3 मार्क आपको कंफर्म आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। सही से लिखना, लेकिन लाइक जस्ट राइट देम इन अ करेक्ट मैनर। टॉक अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स एंड देन यू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन व्हाट दे डू, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करो एंड देन एंड में आप लिखो वहाँ पे एज अ सीड हैबिट। इतने पॉइंट लिखोगे ना, 4 पॉइंट देख के फैकल्टी 3 मार्क आपको दे देगा कि अगर 4 बच्चे ने सही से लिखे हुए हैं देन बाकी 2 पॉइंट्स उसने सही से लिखे ही होंगे। सो दैट्स हाउ यू शुड राइट ओवर देयर। और जब भी आप आंसर लिखोगे तो 1 2 3 4 करके मत लिखना प्लीज, राइट। जस्ट राइट अ स्लैश ओवर देयर एंड राइट योर आंसर, एरो बनाओ आंसर लिखो। 1 2 3 4 लिखोगे तो फैकल्टी पढ़ पाता है कि कितने लिखे हुए इसने, वो देखेगा कहता है अच्छा तो 4 ही पॉइंट लिखे यहाँ पे, सो शी विल गेट टू नो दैट, राइट। जस्ट राइट डाउन द एरो एंड राइट योर पॉइंट्स ओवर देयर। तो अगर तुम एक मिस कर भी जाओ तब भी वो नजर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। देन ये है एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो इसमें जो ए है आपका विविपेरस एनिमल, इसका एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा बताइए वरुण? विविपेरस एनिमल का एग्जांपल क्या होगा? सर रैट, मोंकी सर। सर जैसे हो गया सर लोयन हो गया, टाइगर सर, कैट, कैमल। ऑलराइट गॉट इट, यस सर जैसे ऑल मैमल्स बेटा, ऐसा बोलो ऑल मैमल्स आर गोइंग टू बी एग्जांपल। आप एग्जांपल रैट का दे सकते हो, ह्यूमन का देख सकते हो, ठीक है, मोंकी का दे सकते हो या और दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हो, राइट, ठीक है। देन अ फिश पोजेसिंग अ पॉइजनस स्टिंग, इसका आंसर हैंड रेज करके बताइए मुझे, रेज योर हैंड टू आंसर दिस। पुनीत बताओ क्या होगा इसका आंसर? अ फिश पोजेसिंग अ पॉइजनस स्टिंग, कौन सा होगा इसमें आंसर? ड्रैगन, राइट, जिसका कॉमन नेम क्या होता है? स्टिंगरे। बहुत बढ़िया, राइट। अ फिश पोजेसिंग एन इलेक्ट्रिक ऑर्गन, बताइए अभिषेक क्या होगा इसका आंसर? टोईपेड। अभिषेक से पूछा बेटा, अभिषेक से। वरुण ऐसा ना करिए आप, बाकी बच्चों को मौका मिलना चाहिए। अक्षरा बताइए। टॉर्पिडो एंड इसका कॉमन नेम क्या होगा मेरे यहाँ पे? नहीं पता। नहीं पता। और एनीवन एल्स विद द कॉमन नेम?
Electric ray. Electric ray. ठीक है। सेम उसके बाद एन ऑर्गन विच रेगुलेट्स द बुयांसी दैट इज गोइंग टू बी माय एयर ब्लैडर। याद करना हमने बात किया था एयर ब्लैडर जो आपका होता है वो आपके बोनी फिशेस में आपको मिलेगा देखने के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके फिश अपने आप को लाइक अपलोड करा सकते हैं पानी के अंदर विदाउट एनी लाइक कंसर्न्स या बिना किसी दिक्कत के अपने आप को ऊपर या नीचे ला सकते हैं। सो याद रखना दैट इज गोइंग टू बी माय एयर ब्लैडर। ठीक है। एनिमल विच एग्जिबिट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, इसका आंसर क्या होगा? ई का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए वरुण। सर इसमें ये नहीं पता सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एनीवन एल्स? बेटा बाकी लोग भी बताएंगे बेटा, ये ऐसे आप आंसर नहीं दे रहे इसे, ये तो नीट में आएगा ही कहाँ, ये नीट का तो है नहीं। बाकी लोग भी सोचो क्या होगा इसका आंसर, बताइए अक्षरा। एम्फीबियंस। नहीं, नॉट एम्फीबियंस। कनिका बताइए। सर निडेरिया। रेप्टाइल्स। अरुण जिसको पूछा जाए वो आंसर कर रहा हो तब बीच में नहीं बोलेंगे आप। यस निडेरियंस, दैट मींस योर सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में आपको मिलेगा आपका देखेंगे आपका अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, बिल्कुल सी बात है आपके यहाँ पे। यू हैव अ मेड्यूसा एंड यू हैव अ पॉलिप स्टेज। पॉलिप स्टेज जो आपका होता है याद करिए, पॉलिप स्टेज में से आपका बनता है असेक्सुअली आपका बडिंग होगा एंड देन इट विल द मेडुसा विल बी फॉर्म्ड आउट ऑफ इट। और वो मेडुसा जो आपका होता है वो करता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वो आपको यहाँ पे वापस पॉलिप बना के देगा। सो दैट वाज माय अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। और अगर आपको याद हो तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते थे दैट वाज कॉल्ड एज माय मेटाजेनेसिस। तो ये टर्म हम यूज करते थे हमारे सिलेंट्रेटा के लिए। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। देन फिफ्थ आपको यहाँ पे होगा ओविपेरस एनिमल विद द मेमोरी ग्लैंड। इसका आंसर आपके यहाँ पे हो जाता है। महक बताइए क्या होगा इसका आंसर? डक बिल्ड। डक बिल्ड प्लेटिपस, बिल्कुल सही। दैट विल बी एन एग्जांपल हो गया, राइट। 24 को हम यहाँ पे इग्नोर करते बिकॉज वी हैवंट डन द एंजाइम्स। सो अगर आपने स्कूल में किया होगा देन यू माइट बी एबल टू आंसर दिस कि प्रॉपर्टीज क्या होती है मेरे एंजाइम्स की, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। एंजाइम्स की बड़ी सारी प्रॉपर्टीज आपके यहाँ पे आपको मिल जाएगी। दैट वुड बी स्पेसिफिक, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दे आर कॉल्ड एज अ बायोकैटालिस्ट, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ 25 हम यहाँ पे करते हैं। नेम वन सिंथेटिक ऑक्सीजन दैट कैन बी यूज्ड एज अ हर्बिसाइड। तो यहाँ पे आपका नाम आएगा आपका 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड आपके यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाता है। फिर उन्होंने यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, गिव वन मोर एप्लीकेशन ऑफ द सेम। सो एक सिंथेटिक ऑक्सीजन का एक तो होता है हर्बिसाइड की तरह हम यूज कर रहे हो, और क्या एप्लीकेशन हो किया जा सकता है इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, बताइए हैंड रेज करके। पुनीत बताइए एक और एप्लीकेशन क्या हो सकता है मेरे ऑक्सीजन का यहाँ पे? पार्थेनोकार्पी। ओके यस दैट कैन बी वन ऑफ द आंसर। यस पार्थेनोकार्पी ये इंड्यूस कर सकता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट, ट्रू। वन मोर थिंग आई कैन ऐड ओवर हियर, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, राइट। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल भी आप यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें, सिंथेटिक ऑक्सीजन के इस्तेमाल से आप यहाँ पे कर सकते हो। सो यस पार्थेनोकार्पी, फ्लावरिंग पाइनएप्पल, अदर एग्जांपल यू कैन ऐड ओवर हियर, राइट। Then you have a 26, ये आपका लोकेशन मूवमेंट का आपका क्वेश्चन है, so let's not get into that right now. Then क्वेश्चन नंबर 27 में आपके दो ऑप्शन देके रखे हुए, या फिर बताओ आप कि अगर स्प्लीन को बॉडी से निकाला जाए तो क्या होगा। लिस्ट एटलीस्ट 4 फंक्शंस ऑफ इट एंड देन यू हैव योर ECG। अब स्प्लीन को आप नीट के लेवल पे जब सीखते हो तो आप उसे सीखते हो 12th ग्रेड के अंदर, क्योंकि स्प्लीन को हम पढ़ते हैं एज ए लिम्फोइडल ऑर्गन, राइट, डिटेल में। इस लेवल पे आप स्प्लीन को डिटेल में आप सीखते नहीं हो, राइट। यू डोंट अंडरस्टैंड द स्प्लीन इन डिटेल एट दिस लेवल राइट नाउ। यू नो द बेसिक थिंग अबाउट द स्प्लीन, इट्स अ ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, राइट। यू माइट बी नोइंग कि यहाँ पे एक लिम्फोइडल ऑर्गन है आपका यहाँ पे, वो भी हम इतना डिटेल में उसे सीखते नहीं है। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको ऑप्शन में एक अच्छा क्वेश्चन जरूर मिलेगा जो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, देन यू कैन गो फॉर माई ECG। ECG में आपको करना क्या है, यू हैव टू ड्रॉ दैट योर पर्टिकुलर ECG वाला ग्राफ एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द P, QRS एंड T। तो इतना अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो आपको 3 मार्क आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। देन यू हैव गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। न्यूरॉन आप बचपन से बना रहे हो, आई थिंक ये आप अभी भी ड्रॉ करके मुझे दे सकते हो अगर मैं आपको बोलूंगा तो, बिना पढ़े हुए। न्यूरॉन्स का पिक्चर आप अच्छे से लाइक ड्रॉ करके मेक श्योर कि आपकी लेबलिंग अच्छी से वहां पे हो, मेक श्योर कि आपकी लेबलिंग वहां पे काफी अच्छे से हो। सो यू हैव टू मेक दैट हैपन विद द न्यूरॉन, राइट। तो ये हो गया मेरे 3वां वाला क्वेश्चन। देन यू हैव दिस टेक्स्ट वाले क्वेश्चन। अब टेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दे हैव गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन ओवर हियर, ये आपको पढ़ना है। सो यू हैव टू रीड दिस, आराम से आप इसे बैठिए पढ़िए इसे यहाँ पे कि आर एक्स ने क्या किया था, कितने क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, कुछ नहीं। The main criteria for classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition,
रिप्रोडक्शन, phylogenetic रिलेशनशिप, ये सब आपने यहाँ पे देख लिया. The 3-domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom into 3 domains, right? यहाँ पे लोग कार्ल वूस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन वो लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं आपके साथ यहाँ पे, right? And thereby having 6 kingdom classification. Earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and angiosperm under plantae. ये लोग कह रहे हैं कि पहले के टाइम पे इन सबको रखते थे हम लोग plantae के अंदर, right? The characters that unified this whole kingdom was that all organisms include only had a cell wall that in the cells. मतलब इन सबको हम एक ही ग्रुप में रखते थे प्लांटे के अंदर. और क्यों रखते थे हम उन्हें? बिकॉज उन सबके अंदर एक ही सेल वॉल हुआ करती थी, सबके पास कॉमन था सेल वॉल. सो दैट्स व्हाई वी वर कीपिंग देम इन द प्लांटे. तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ कर दी उन्होंने शेयर, ठीक है. अब आपके सामने वो लोग ने पूछा आपके क्वेश्चन, और उन्होंने यहाँ पे आपके सामने इवन रखा है आपके यहाँ पे चार्ट, फ्लो चार्ट. नाउ दे आर आस्किंग यू द क्वेश्चंस ओवर हियर कि फ्लो चार्ट को ऑब्जर्व करो एंड टेल मी व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल इंक्लूड इन द एनिमेलिया. तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो animal will have all the group of animals which will not have the cell wall. Animalia will have all the group of animals which will be showing the heterotrophic mode of nutrition, right? तो अगर आप ऐसे 2 पॉइंट्स पे अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो वो आपके लिए यहाँ पे इनफ हो जाता है. आपको कोई बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू ऐड सम फ्यू peculiar traits of animalia. अगर आप वहाँ पे शो करते हो, वो अगर आप वहाँ पे मेंशन करते हो, that is going to be enough for you, right? Like animalia are the group of animals which are always going to show the presence of the centrioles, जो आपको प्लांटे में नहीं मिलता या दूसरे ग्रुप में आपको नहीं मिलता. So that is the kind of answer you can give over here. Then ये आ गया आपका, is fungi autotroph or heterotroph? तो आप मुझे बताइए फंगाई क्या होता है? Heterotrophic, right? And what is my fungal cell wall made up of? Chitin. Plant cell wall Cellulose. सिर्फ सेलुलोज होता है और भी कुछ होता है? Hemicellulose. Hemicellulose and pectin as well, right? तो ये सब आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. Then they have asked you mention 2 differences between the prokaryotes and eukaryotes. ये तो कितना सिंपल है बेटा, ये तो मैं अगर आपके 9th के भी बच्चों को मैं पूछूंगा तभी वो 2-2 पॉइंट मुझे यहाँ पे बता देंगे, तो आप तो मुझे 4 बता दोगे यहाँ पे, right? So these are the kind of questions they're going to ask you which are very simple to answer. And then they have asked you over here, Linnaeus used which kingdom of classification? तो इन्होंने बताया कि Linnaeus ने कौन सा kingdom of classification पूछा था. So that was my 2 kingdom classification, right? उन्होंने Linnaeus ने दिया था आपको यहाँ पे. State the 2 drawbacks of a Linnaeus 2 kingdom classification. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपका जो 2 kingdom classification है उसके drawbacks यहाँ पे क्या थे. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ड्रॉबैक आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे कि सारे ग्रुप को, ये पूरे ग्रुप को उसने क्या किया, डाल दिया प्लांट्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल. जबकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका मोनेरा भी आ रहा है, दैट्स अ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे इज अ बैक्टीरिया. फंगाई भी आ रहा है, फंगाई इज अ हेटेरोट्रॉप, उसे कभी प्लांटे में आने नहीं चाहिए. तो ये सब चीजें आप यहाँ पे मेंशन करोगे दैट मोनेरा, अ ग्रुप लाइक मोनेरा which will be having bacteria was kept under the plantae. A group like fungi, which was not actually a plantae, which was not showing any kind of autotrophic mode of nutrition, was kept under the plantae. तो ये सब चीजें आप इसमें मेंशन करोगे. 2 ही पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है. तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कभी अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आया जहां पे आपको पूरा टेक्स्ट आपको पढ़ना है, समझना है, एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, तो टेक्स्ट को ये अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये 4 मार्क तो कभी भी आपके जाने नहीं चाहिए. दिस 4 मार्क शुड बी लाइक कुछ मिल आए ना आए, ये 4 मार्क तो आपके 100% आपके आने ही चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. आपके सामने स्टोरी देके रखी हुई है, उसी स्टोरी के बेस वो लोग आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे. सो यू शुड एबल टू डू दैट, ठीक है. तो ये कर लेना यहाँ पे. आई होप ये समझ आ रहा है आप सबको यहाँ पे, जिन लोगों ने ये कभी देखा नहीं, आई होप ये सबको समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है. Yes, sir. Yes, sir. Right? बोर्ड में तो आता नहीं सर ये. Yes. Yes, sir. Find that coming over here. New सर pattern. बोर्ड में 60 मार्क्स का ही पेपर आता है. 60 मार्क्स का ही आता है सर बोर्ड में वो पेपर. अगर आपका ये पैटर्न अगर आपका यहाँ पे नहीं आ रहा या अच्छा आपका 70 मार्क्स का हो गया, तो हाँ ये आपका लाइक दिस इज अ डिफरेंट पैटर्न देन इन दैट केस, राइट. सो और भी अच्छा हो जाएगा आपके लिए अगर ये नहीं आया तो. अगर मैं तो कहता हूँ ये आना चाहिए, बिकॉज इट इज लाइक इट वोंट टेक मच अमाउंट ऑफ टाइम टू गेट ऑल द आंसर्स फ्रॉम दिस. देन यू विल हैव, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया. देन यू विल बी हैविंग योर, ये सेम एक और आपका यहाँ पे सेम स्टोरी है, टेक्स्ट पढ़ के आंसर करने वाली स्टोरी है यहाँ पे. सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट लेटर. देन आप यहाँ पे देखो सेक्शन ई को यहाँ पे,
सेक्शन में आपको मेंशन किया 31 क्वेश्चन आप यहाँ पे डिस्क्राइब मियोसिस 2 विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल डायग्राम। तो यहाँ पे आपको मियोसिस 2 के अंदर आपको सिर्फ डायग्राम आप यहाँ पे बनाइए और हर एक स्टेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं। सो आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने प्रोफेज 2 के साथ, प्रोफेज 2, एनाफेज, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। और हर एक फेज का आप पिक्चर बना लो, डायग्राम वहां पे आप बना लो वहां पे, एंड नीचे आप 2-2 लाइन वहां पे लिख दो कि प्रोफेज 2 में क्या हो रहा है, मेटाफेज 2 में क्या हो रहा है। लाइक मेटाफेज 2 में आपका अलाइन इन द सेंटर, ऑल द क्रोमोसोम आर इन द इक्वेटोरियल प्लेट यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द स्पिंडल फाइबर। एनाफेज 2 में क्या हो रहा है, राइट द 2 लाइन्स ओवर देयर एंड दैट्स इट। हर डायग्राम की जगह आप 2-2 लाइन अगर आप लिख रहे हो वहां पे, आपका पूरा आंसर बन जाता है एंड यू विल गेट ऑल द 5 मार्क्स। कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करा कि आप बहुत डिटेल में यहाँ पे लिखो, 2 से 3 लाइंस लिखोगे आप उस पेज के बारे में, दैट शुड बी इनफ फॉर यू। देन उसके जगह आप ये कर सकते हो, डिस्क्राइब प्रोफेज 1 ऑफ द मेयोटिक सेल डिवीजन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोफेज 2। तो यहाँ पे आपको लिप्टोप्रोटीन से लेके आपके डायकाइनेसिस तक सारे स्टेज आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे कर रहे हो, देन यू हैव टू एक्सप्लेन लिप्टोप्रोटीन से लेके डायकाइनेसिस वाले सारे स्टेज, एंड एंड में आप सिर्फ डिफरेंस बताना कि प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2 में डिफरेंस क्या होता है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं जनरली आपसे पूछूं तो क्या डिफरेंस आपको मिल जाता है प्रोफेज 1 एंड 2 के अंदर? हैंड रेज करके आंसर देना। प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2 के अंदर जनरली आपको डिफरेंस क्या मिलता है? बताइए अक्षरा, बोलिए। प्रोफेज 1 अक्षरा आपकी आवाज कट गई। सिर्फ प्रोफेज 1 में पहले अलग अलग स्टेजेस आती हैं उनमें, और जो प्रोफेज 2 है उसमें इकट्ठे ही सारी चीजें हो जाती हैं उसमें। ठीक है, सो एक मेन इवेंट वहां पे क्या हो रहा था प्रोफेज 1 में जो प्रोफेज 2 में आपका नहीं हो रहा होता? क्रॉसिंग ओवर, राइट, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आपका यहाँ पे हो रहा है प्रोफेज 1 के अंदर, जो आपका प्रोफेज 2 में आपका नहीं हो रहा होता। हाँ, इट इज अ वेरी लॉन्ग फेज, दैट इज समथिंग वी विल नो। along with that, you will find one of the very important event happening in Profes 1 is my crossing over and recombination। ये आपका पे हो रहा होता है, जब आपको Profes 2 में कभी आपको होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। So that is something you should know. Then you have the question number 32. What happens to the acetyl group that enters the Krebs cycle? Describe the steps of this cycle which follows. Simply आपसे ऊपर है क्या पूछ रहे हैं, explain करो Krebs cycle. That is something they're asking. इजी है सर। हाँ, बताना बेटा क्रेब्स साइकिल में स्टार्ट कैसे होता है एक बार। सर पहले HCl बनता है सर, जिसको हम रिएक्शन बोलते हैं सर। उसमें 2 एंजाइम होते हैं सर, डिहाइड्रोजनेज और डीकार्बोक्सिलेज होते हैं सर। सर इसको फिर सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं सर इस क्रेब्स साइकिल को, और सर TC साइकिल भी बोलते हैं। और सर फिर उसके बाद सर जब वो बन जाती है तो सर उसके बाद ना उसको हम सर जैसे HCl सर OA से सर फिर सिट्रिक एसिड बनता है। सिट्रिक एसिड से आइसोमेरेज से हल। रुक जाओ, एसिटाइल को विल कंबाइन विद माय ऑक्सैलिक एसिड टू गिव मी द सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड से मेरा बन रहा है यहाँ पे मेरा आइसोसिट्रेट, ये भी ठीक है, राइट। आइसोसिट्रेट से मेरा बनेगा यहाँ पे मेरा अल्फा कीटोग्लूटाराइड। तो यहाँ पे कुछ होगा या नहीं होगा? NDA से NDH बनेगा, CO2 रिलीज होगा सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, राइट। दिस इज अ साइकिल, बहुत बढ़िया, आपको अच्छे से साइकिल याद है, दैट्स वेरी गुड। सो ये साइकिल आपको पूरा याद रखना है, और मैं पहले कह रहा हूँ कि ये आपके हॉट टॉपिक्स आपके यहाँ पे, अगर आप इन टॉपिक्स को आप करके जाते हो देन यू विल फाइंड कि इनमें से क्वेश्चन आपका आएगा, राइट। वेरी गुड वरुण। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि आपका क्रेब्स साइकिल यहाँ पे होगा, एंड यू हैव टू आल्सो मेंशन कि कौन से स्टेज पे क्या रिलीज हो रहा है। सो प्लीज डू दैट एंड दैट शुड बी इनफ फॉर यू। या फिर आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन एनिमल्स, यीस्ट एंड बैक्टीरिया। ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आप चाहो यहाँ पे। तो अगेन आई वुड स्टिल गो फॉर क्रेब्स साइकिल, बट अगेन बोथ आर सिंपल थिंग्स, क्योंकि फर्मेंटेशन सब में एक ही होता है। फर्मेंटेशन में आपको यहाँ पे फर्क नहीं मिलेगा यहाँ पे होते हुए, राइट। हाँ, अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की मैं बात करूं देन इट विल बी डिफरेंट इन एनिमल्स, बट अलोंग विद दैट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज गोइंग टू रिमेन द सेम। देन यू हैव अ क्वेश्चन नंबर 33। सिंगर निकोलसन प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन। अब ये जो मॉडल है आपके यहाँ पे, दैट इज माय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब आप मुझे हैंड रेज करके बताइए कि आपकी जो डबल मेम्ब्रेन होती है, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी होती है, उसमें आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है। चलिए आज हम करेंगे थ्योरी, सब लोग मिलके बताइए। अभिषेक। एक तो बायोलिपिड की लेयर मिलती है सर, इंटीग्रल ओके, मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन और टर्मिनल प्रोटीन मिलता है सर।
ऑलराइट, ठीक है। अब शिविका आप बताइए और क्या मिलता है मुझे इसके अंदर? सर एक प्रोटीन कैनाल मिलती है, एक हाइड्रोफोबिक और एक हिटीरियो नहीं, एक हाइड्रोफोबिक जो मतलब, और एक हिटीरोफोबिक मिलता है। ओके ओके, ऑलराइट, ठीक है। यू आर टेलिंग अबाउट द फॉस्फेट बायलर का एक हेड वाला पार्ट एंड टेलर पार्ट, ठीक है। हाइड्रोफिलिक एंड लाइक यू विल गेट टू सी यस द पोलर एंड नॉन पोलर एरिया आपको यहाँ मिलेगा। प्रोटीन क्या है बताइए, प्रोटीन आपको यहाँ पे कौन से मिलेंगे? प्रोटीन आपको यहाँ पे दो टाइप के मिलता है। आपको यहाँ पे यू हैव इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ट्रांसमेम्ब्रेन एंड योर पेरिफेरल प्रोटीन। मैं बताऊंगा बोलने के लिए। पेरिफेरल एंड योर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पे, ठीक है। और क्या चीजें मुझे यहाँ पे मिलती है, मुझे जानना है आप लोगों से। सो अपूर्वा बताइए, समृद्धि ठाकुर पहले आप बताइए और क्या आपको मिलेगा उसके अंदर, बोलिए। सर कोलेस्ट्रॉल। राइट, कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है समृद्धि ठाकुर? एनीवन एल्स, कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है? स्टिफनेस ऑफ Provide stiffness to the membrane. Provide stiffness to the membrane, ठीक है, ऑलराइट। देन यू हैव ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन भी आपको यहाँ पे मिलता है, याद करिए। यू विल फाइंड अ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। इसका काम क्या होता है यहाँ पे? सेल टू सेल इंटरेक्शन सर, सेल को रिकॉग्नाइजेशन करता है सर, एक सेल से दूसरे सेल में सर वो रिकॉग्नाइजेशन करता है। राइट, वेरी गुड। इट विल प्ले अ रोल इन माय सेल टू सेल रिकॉग्निशन एंड सेल टू सेल इंटरेक्शन में आपके यहाँ पे मदद करेगा, बिल्कुल सही। सो दैट इज समथिंग माय योर ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इज नोन फॉर, राइट, वेरी ट्रू। तो ये सब आपको मेंशन करना है। यू टेल देम व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन यू हैव। फॉस्फोलिपिड बायलर आप वहां पे एक्सप्लेन करो क्या होती है वो, वहां पे डबल मेम्ब्रेन कवरिंग आपको वहां पे मिलेगी। कोलेस्ट्रॉल आपको वहां पे मिल जाएगा, राइट, एंड द काइंड ऑफ प्रोटीन यू हैव ओवर देयर वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आप इतनी चीजें बता रहे हो सही तरीके से और उनके बारे में कुछ चीजें अगर आप मेंशन कर रहे हो उनका काम क्या होता है, दैट इज इनफ। आपके 5 मार्क यहाँ पे आपके कंफर्म हो जाते हैं, राइट। देन यू हैव व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल एंड राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। पूछा गया कि इसमें डिफरेंस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए। तो मुझे बताइए आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? हैंड रेज करके आंसर देंगे आप लोग, ऐसे बिना हैंड रेज करे आंसर नहीं देंगे आप लोग। सो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपकी सेल वॉल किससे बनी हुई आपकी होती है? क्या सब लोग, तुम बाकी सारे बच्चे सब भूल गए क्या? पुनीत बताइए। N-acetyl glucosamine and N-acetyl numeric acid. राइट, ये दो कंपोनेंट आपको लेंगे। सो आई कैन कलेक्टिवली सी दैट माय सेल वॉल इज मेड ऑफ माय पेप्टोग्लाइकन, और पेप्टोग्लाइकन के अंदर आपको ये दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे देखने के लिए, राइट। एंड आपके प्लांट्स के अंदर यू विल हैव द मेल ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देन आई विल आल्सो फाइंड राइबोसोम्स की। अगर मैं बात करता हूं राइबोसोम्स तो सिंपल है, यू हैव 70s एंड यू हैव 80s राइबोसोम्स इन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो इसको ही आपको थोड़ा डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल कि सेल वॉल आपकी किससे बनी हुई होती है, राइट, एंड यू विल हैव दिस कंपोनेंट विल बी सीन द सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोट्स। एंड अगर मैं बात करता हूं मेरे यूकैरियोट्स की, तो प्लांट्स विल हैव द सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। उसको आप वहां पे यहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे, राइट। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम सेम है बट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे सेपरेट होता है। उसके बाद याद रखना कि राइबोसोम्स आपको मिलेंगे फ्रीली मूविंग इन द साइटोप्लाज्म इन द प्रोकैरियोट्स, बट यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स आर सीन फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द RER एज वेल। वहां पे भी आपको राइबोसोम्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। दैट इज समथिंग यू शुड बी एबल टू मेंशन दैट। अगर ये आप एक्सप्लेन कर रहे हो दो अगर आप 3 पॉइंट पर पे एक्सप्लेन करो दोनों के लिए, दैट विल फेच यू ऑल द मार्क्स ओवर देयर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ऐड रखना है। काइंड ऑफ क्वेश्चन आई गोइंग टू आस्क यू। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, एक और पेपर हम यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से। व्हाट काइंड ऑफ पेपर यू कैन हैव, वन मोर, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ये आपका एचपी का ही है, ठीक है। सो अगेन यू विल हैव एमसीक्यूज तो आप लोग कर ही लोगे, दैट वोंट बी अ कंसर्न। हम देखते हैं यहाँ पे आपका 16 का आंसर क्या होगा? बाय द वे 16 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? Hypothalamus. राइट, तो देखते हैं हमारे यहाँ पे 2 मार्क वाले हमारे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। सो राइट 4 फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के मेरे यहाँ पे 4 इफेक्ट मुझे आप बताने। तो अब मुझे आप आराम से बताइए 4 रोल ऑफ माय ऑक्सीजन, हैंड रेज करके। व्हाट आर द 4 रोल्स ऑफ माय ऑक्सीजन? बताइए हिम्मत सिंह। flowering in pineapple,
रूल्स बताने बेटा, रूल्स बताने आपको। हिम्मत सिंह आपकी आवाज कट रही है। समृद्धि ठाकुर बताइए। Sir, promote flowering in pineapple. ठीक है, वो हो गया। और नेचुरली और क्या करता है ये? Promote abscission in older leaves. बहुत बढ़िया, एक और बता दो। Inhibit lateral growth. ऑलराइट, ठीक है। कनिका और बताइए। Sir, influence plant toward the sunlight. फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। Cell differentiation. राइट, एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ xylem डिफरेंशिएशन, ठीक है, ओके, ठीक है, राइट। सो यू नो ऑल दोस रूल्स ओवर हियर, राइट। You can remember something like apical dominance. Apical dominance को आपको भूलना नहीं, इट्स बहुत इंपॉर्टेंट, आपको उसका रोल होता है। कैलस कल्चर में, अरे वरुण रुक जाओ, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का। कैलस कल्चर में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है वहां पे, सो दैट यू कैन, ये आपको सिखाया मैंने आपको, ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनेसिस कैन बी यूज्ड इन द कैलस कल्चर, तो ये भी आपको याद रखना है, दैट कैन बी डन ओवर देयर, राइट। तो ऐसे करके अगर आप 4 रोल लिख देते हो वहां पे अच्छे से, देन यू विल गेट ऑल द 2 मार्क्स। देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, प्लीज इसमें डिटेल में एक्सप्लेन मत करना, पूरा बनाने मत बैठना अपना वहां पे चार्ट और पूरा पिक्चर बना के वहां पे एक्सप्लेन मत करना। यू जस्ट गिव देम अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और ये कहां पे हो रहा होता है, एंड द आउटकम ऑफ दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी योर एटीपी फॉर्मेशन, राइट। तो उतना ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, वो पूरा डिटेल में ईटीसी पूरा रन मत करना है। यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे कहाँ हो रहा है, आउटकम आपका यहाँ पे क्या है, and you should explain that in this process you will be using your NADH and FADH and you are going to use electron transport chain to make a ATP out of it. That's it. इतना अगर आप लिखते हो, you will be getting all the 2 marks. Then you have a oxygen dissociation curve. अब इसमें क्या करना, आप एक छोटा सा पिक्चर बना देना वहां पे, राइट। वो कर्व का पिक्चर आप वहां बनाना विद द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का लेबलिंग के साथ, एंड देन फिर आप मेंशन कर देना that as you find RBC moving from lungs towards the tissues, the hemoglobin saturation is going to decrease, and that can be plotted on the oxygen dissociation curve. अगर आप इतना भी लिख रहे हो वहां पे मेंशन कर रहे हो along with the graph, you will get your all the full marks. आपको आपके पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो आप 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो कि आपका जब हीमोग्लोबिन आपका लेके निकलता है ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स टुवर्ड्स द टिश्यूज, ड्यूरिंग दैट टाइम you will be finding there will be releasing the oxygen molecules, and that is going to be called as at that point of time we will find the saturation of hemoglobin is going to decrease, and this can be seen to be plotted on the graph, and that becomes my oxygen dissociation curve. Graph यहाँ पे बना देना so that they can know that you know everything over here. नेफ्रॉन का डायग्राम प्लीज बना देना यहाँ पे 2 मार्क के लिए, ये कोई मुश्किल है नहीं। 25 हम अभी इसे इग्नोर करते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ लोकोशन मूवमेंट। 26 भी सिंपल ही क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 लेयर्स होती है, किसी को याद है स्कूल में तो पढ़ाई होगा आपने, ये 3 लेयर्स क्या होती है क्रेनियल मेनिंजेस की? पिया मेटर, ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड मेटर। वेरी गुड अभिषेक, राइट, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस, राइट। मैच फॉलोइंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। T4 का क्या मैच होगा यहाँ पे? एनीवन? थायराइड, राइट। PTH का? पैराथायरॉइड ग्लैंड, एनएलएच का आपका होगा यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये आपके लास्ट चैप्टर का है, सो वी कैन हैव अ लुक एट दैट लेटर। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 28, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ अ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो आपसे पूछा गया कि आप यहाँ पे एक डायग्राम बना दीजिए यहाँ पे। सो अगेन आपको बस साइकिल बनाना है, एक्सप्लेन करना है, साइकिल बना दो अच्छे तरीके से, एंड यू शुड गेट ऑल द 3 मार्क्स, राइट। और एल्स डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक फर्मेंटेशन, ये भी आप बता सकते हो। सो आई थिंक ये ज्यादा सिंपल है, ये अगर आपको अच्छे से याद हो इसे लिखो एंड यू कैन गेट ऑल द 3 मार्क्स। देन ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेटाफेज एंड एनाफेज ऑफ माइटोसिस। तो यहाँ पे आपको बढ़िया डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा मेटाफेज और एनाफेज का। एक अच्छा डायग्राम अगर आप यहाँ पे बता देते हो, आपका डायग्राम आपकी पूरी स्टोरी आपकी यहाँ पे बता देता है, देन यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग एल्स ओवर देयर। सो 29 के अंदर याद रखना, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन द 2 डायग्राम्स ओवर, यू हैव टू जस्ट ड्रॉ 2 डायग्राम्स और वो आपके लिए वहां पे इनफ हो जाएगा। Then you have question number 30. Draw a well-labeled diagram of non-cyclic photophosphorylation. अब ये मुझे आप करोगे यहाँ पे एक्सप्लेन। नॉन साइक्लिक में 2 चीजें आपके यहाँ पे आती है, PS2 एंड PS1 से आपकी स्टोरी यहाँ पे चालू होगी। तो अब आप मुझे बताइए PS2 के बाद कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मेरे यहाँ पे आएंगे, बताइए अक्षरा।
PS2 से अगर मैं चालू करा मेरी स्टोरी यहाँ पे, तो मेरा पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मेरे यहाँ पे कौन सा होगा? फोटो सिस्टम 1। ना वो तो आप डायरेक्ट पहुंच गए यहाँ पे। अब पूरा बताइए। फोस्फो। अरे वरुण, वरुण अब पूरा बताइए। फियोफाइटिन, ठीक है। देन उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट? उसके बाद साइटोक्रोम B6 वेरी गुड। उसके बाद प्लास्टोसाइनिन। राइट, एंड देन वहां से इलेक्ट्रॉन आपका जाता है आपका PS1 के अंदर, और PS1 से फिर आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वहां से बाहर निकलेगा, एंड देन इट विल गो टुवर्ड्स द फेराडॉक्सिन एंड देन द FES, राइट। और एंड देन फ्रॉम देयर इट विल बी, यू विल फाइंड देम गेटिंग टुवर्ड्स द NADH के पास, NAD डायरेक्ट को चला जाएगा, एंड देन विद द NADH विल गेट रिड्यूस्ड टू फॉर्म NADPH। तो ये चीज आपको वहां पे होते आपको मिल जाएगा। सो NADP विल गेट रिड्यूस्ड टू फॉर्म NADPH ओवर देयर। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। सो यही आपको यहाँ पे बनाना है। You have to make a well diagram of my non-cyclic pathway का, और अगर एक बार आपने ये ड्रॉ कर दिया अच्छे से with all the electron acceptor over there, आपके 5 मार्क आपको वैसे ही मिल जाएंगे। सो बढ़िया से ड्रॉ करो, लेबल करो, फॉर सिस्टम 1, फॉर सिस्टम 2 रिएक्शन सेंटर क्या है वो लेबल करो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आप वहां पे ड्रॉ कर दो। अगर आप ये सब कर देते हो, you will get all the 5 marks. So that is something you have to do. Then क्लोरोप्लास्ट, ये सब तो बाकी लाइक और में क्वेश्चन है। क्लोरोप्लास्ट बना दिया, C4 प्लांट्स के बारे में बता दिया, सो दैट्स समथिंग यू ऑलरेडी नो। डबल सर्कुलेशन 3 मार्क के लिए आपका आ सकता है। डबल सर्कुलेशन ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सिस्टमैटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय डबल सर्कुलेशन। बताइए शिविका, बोलिए क्या कहना चाहते हो आप, बताइए। सर सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में बताना है। दोनों, सिस्टेमिक एंड योर पल्मोनरी। अगर कह रहे हैं कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, तो आपको दोनों ही वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। In this systemic circulation में, in this circulation the blood passes from the superior and inferior vena cava into the into the right auricle. Then it goes into the right ventricle through the atrioventricular aperture. After that it goes to the pulmonary veins. The pulmonary veins transfer the blood into the lungs. Through lungs, the deoxygenated blood gets oxygenated and goes back to the left auricle. सर ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन था। ओके, अच्छा, ओके, ऑलराइट। शिविका, आपका पाथवे आपका ठीक था। कपल ऑफ थिंग्स यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। पहली चीज, जब भी आप सिस्टमैटिक या पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करो ना, सो यू स्टार्ट फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल से स्टार्ट करना। तो अगर आप पल्मोनरी की बात कर रहे हो, देन द स्टोरी विल स्टार्ट फ्रॉम द योर राइट वेंट्रिकल, ठीक है। सो राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स, ओके, और लंग्स से मेरा ब्लड वापस आता है वाया पल्मोनरी वेन, इट विल कम बैक इनटू माय लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन मेरा काफी यहाँ पे छोटा सा होगा, इट इज लाइक लेंथी नहीं होता, ये आपका छोटा सा यहाँ पे हो जाएगा। सिस्टमैटिकली आप क्या करना है, सिस्टमैटिकली आप स्टार्ट करना फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम, वहां से आप स्टार्ट करना। सो लेफ्ट आर्ट्रियम से आपका जो ब्लड जाएगा वो जाएगा थ्रू द बॉडी वाया अओर्टा, विल गो थ्रू द बॉडी, और ब्लड आपका थ्रू द बॉडी जा रहा है, फिर वहां से वापस वो ब्लड घूम फिर के पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हो जाएगा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पूरा घूम के आपका वापस आएगा इनटू माय राइट आर्ट्रियम वाया सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। तो ये जो लंबा वाला पाथ मेरा यहाँ पे होगा, दैट इज माय सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो इतना ऐड रखना शिविका एंड ऑल ऑफ यू, दिस गोज फॉर ऑल ऑफ यू एक्चुअली, कि जब भी आप पल्मोनरी की बात करो तो आपका ब्लड जा रहा है लंग्स के तरफ, राइट, और वो आपका जाएगा फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। जब भी हम बात करें सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बारे में, देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड विल गो थ्रू आउट द बॉडी, वहां से स्टोरी स्टार्ट करना। पल्मोनरी का सर्किट छोटा होता है, सिस्टमैटिक का सर्किट आपका यहाँ पे काफी लंबा होता है, ठीक है। तो ये बात आप सब लोग याद रखना। क्या सबको ये बात समझ आ रही है यहाँ पे? आ रही है सर। ठीक है, तो ये बात याद रखना, सही है, बाकी सब तो ठीक है। देन ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। अभी ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाने को बोले कोई तो बहुत आर्टिस्टिक ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है। आपके ह्यूमन हार्ट में आर्ट्रियम वेंट्रिकल सारे दिख जाने चाहिए, लेबल होने चाहिए। यू शुड हैव अ वेरी क्लियर कट पिक्चर ऑफ माय सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, ठीक है।
यू शुड बी एबल टू शो द पल्मोनरी वेन कहाँ से निकली वो आप एक बार दिखा देना, एंड आउट आप अपना वहां पे मेंशन कर देना। अगर ये लेबलिंग अगर आप सही से कर देते हो अलॉन्ग विद द बाइकासिड ट्राइसाइक्लिक अगर आप लेबल कर देते हो, दैट इज इनफ, राइट। और या वैसे वो एकदम से लाइक वो हार्ट वाला हार्ट बना के मत आ जाना राइट, कुछ भी नहीं आ रहा वो बना के आ गए। जस्ट मेक अ हार्ट व्हिच विल हैव ऑल द लेबलिंग। अगर लेबलिंग नहीं होती, अच्छा एक और चीज रखना, अगर लेबलिंग नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो पिक्चर का कोई भी मतलब नहीं है, आपको 0 मार्क मिलेंगे। तो प्लीज लेबल करना सही तरीके से, प्लीज लेबल ऑल द चेंबर्स ओवर देयर एंड ऑल द ब्लड वेसल्स, मेन ब्लड वेसल्स, बस उतना करते हो आपके 2 मार्क आपको वहां पे मिल जाएंगे। कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप बहुत एकदम पिकासो जैसा कोई हार्ट बनाओगे वहां पे। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। कौन सा होता है इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे? Sphygmomanometer. और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 80 128 120/80। ठीक है, हमेशा 120/80 बोलना, 80/121 बोलना, गलत हो जाएगा। रिपीट करना सर। 120/80 मत बोलना, गलत हो जाएगा। 120/80 बोलना, 80/120 बोलना। सर इससे पहले बोला था सर जी, वो कह रहा हूँ। इससे पहले सवाल पूछा था बेटा, इस वजह सवाल पूछा था। नेम द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द ब्लड प्रेशर। कौन सा होता है इंस्ट्रूमेंट, बताओ। नहीं आता? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्कूल में सर पढ़ाएंगे इसी में। Now what will be happening here now? Let's understand one thing very clearly. कि जब भी आप इन पेपर्स को अगर आप एक बार रेफर करते हो, एमसीक्यू वाला पार्ट इज नॉट अ कंसर्न फॉर यू। मेनली यू जस्ट ट्राई टू सी कि आपके कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे अब तक आपने 2 पेपर यहाँ पे देखे, यू कैन सी कि C3 सीरो प्लांट से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। क्रेब्स साइकिल, ETC, ग्लाइकोलाइसिस आपके यहाँ पे आ रहा है, कहीं ना कहीं से वो आपका आ रहा होता है, राइट। सो दोज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच आर कमिंग मल्टीपल टाइम्स, उन पे आप ज्यादा फोकस करो। लाइक दे आर लाइक हॉट क्वेश्चंस जिनके आने के चांसेस आपके ज्यादा है। क्रेब्स साइकिल, ETC और ग्लाइकोलाइसिस में से कोई ना कोई एक तो आपका आने ही वाला है, वो तो चलो कंफर्म है ही, बट बाकी क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, दे आर गेटिंग रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, नाउ यहाँ पे भी आप यहाँ पे एमसीक्यू देख लेना। एमसीक्यू यू कैन सी बाय योरसेल्फ, दे आर लाइक क्वाइट इजी टू सॉल्व। हैव अ लुक एट द 2 मार्क वाले क्वेश्चन यहाँ पे। सो कैन सी एक्सप्लेन द कंप्यूटर ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये तो चलो आप बाद में देख सकते हो। Which product formed during the light reaction of photosynthesis are used in the to drive the dark reaction? ये जो 3 वाला जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा बताओ, हैंड रेज करके। ये जो 3rd यहाँ पे मेरा क्वेश्चन यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइए अभिषेक। ATP बस ATP और NADH। NADH है, NADPH। NADPH। हाँ, ये 2 चीजें बनाई जाती है जो आप डार्क रिएक्शन में आप यहाँ पे आपका यूज करोगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ मुझे, ये वाला क्वेश्चन का आंसर करिए, देखते हैं कौन इसे याद करके आंसर कर पाता है। नेम द डिफरेंट सेल जंक्शन फाउंड इन द टिश्यू। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू आंसर दिस। हैंड रेज करना पड़ेगा इसके लिए आपको। नेम द डिफरेंट सेल जंक्शंस फाउंड इन द टिश्यू। बताइए पुनीत। टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड एडेनिन जंक्शन। एडेनिन जंक्शन, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा जंक्शन बेटा आपका यहाँ पे होता है जो हेल्प करता है चीजों को एक्सचेंज करने में इधर से उधर? गैप। वरुण, जिसको पूछा गया है वही आंसर करेगा। ठीक है, देन इन तीनों में से कौन सा जंक्शन आपको होता है जो लीकेज होने से बचाता है 2 सेल्स के बीच में? एडेनिन जंक्शन। टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन। हाँ याद रखना, जो लीकेज का सीपेज जो होने से बचाएगा आपके यहाँ पे बिटवीन द 2 सेल, इट्स माय टाइट जंक्शन। एडेनिन जंक्शन आपके सेल्स को अलाइन करके जोड़ के रखता है, सो दैट्स माय एडेनिन जंक्शन ओवर हियर, राइट। Give a characteristic feature of the following, citing one example of each. So आपको यहाँ पे differences आपको यहाँ बताने हैं, traits आपको बताने हैं, that's a simple thing. Bony fish और cartilaginous fish के example आपको यहाँ पे देने हैं, आपको यहाँ पे, that's a very simple thing you can do by yourself. Then explain the following question. Give the account of glycolysis. यहाँ पे glycolysis आप draw कर देना, मतलब लिख देना वो, ठीक है। ग्लूकोज से लेके पायरुवेट तक आप यहाँ पे लिख देना। आपका यहाँ पे एंड प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, that is something you have to mention over here. और ये कहाँ पे हो रहा है? सो ग्लाइकोलाइसिस आप जानते हो, इट विल हैपन इन द साइटोप्लाज्म, यू जस्ट हैव टू मेंशन व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द वेरियस स्टेज ऑफ मेयोटिक फेज प्रोफेज 1। सो प्रोफेज 1 के जितने भी आपके यहाँ पे स्टेज होते हैं उनको आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, और डायग्राम भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे। सो यू हैव टू डू दैट फॉर 3 मार्क्स, ये आप कर सकते हो, लेकिन और कुछ मत करना, बस प्रोफेज 1 के स्टेज ही मेंशन करना, उसे खत्म करना।
ऐसा नहीं कि फिर आप मेटाफेज 1 भी बता रहे हो, एनाफेज 1 भी बता रहे हो, वो सब मत करना, जस्ट डू द प्रोफेज 1 के all the 5 stages over there. Then you have third and fourth you can ignore. अच्छा, explain the RH incompatibility in the human beings. RH क्या हमने किया था, नहीं किया था हमने RH वाला पार्ट? Yes, sir. राइट, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना कि RH तो पहले एक्सप्लेन करना कि RH एंटीजन होता क्या है, ये आपको मिलेगा आरबीसी के ऊपर. अगर RH एंटीजन आपके पास है देन you have no antibody for RH. अगर RH एंटीजन आपके पास नहीं है then you can have antibody for RH, right? And then you also in 2 lines you can also explain what will happen if you have a RH negative mother and the baby is going to be RH positive in its like uterus. Then what other complications can happen? ठीक है, तो वो आप इतना यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में. अगर आप उतना कर देते हो आपको 3 मार्क आपके यहाँ पे मिल जाएंगे. तो RH के बारे में आप थोड़ा बहुत बताओ पहले यहाँ पे, एंड देन यू जस्ट टेल देम that if you have this condition then there can be a issue of erythroblastosis fetalaceus. बस शॉर्ट में आप इतना एक्सप्लेन कर दो, तो यहाँ पे आप RH और उसकी कंपैटिबिलिटी को लेके आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाते हो. Then hypothalamus ball and socket is something we'll be doing later. Structure of nucleus, डायग्राम न्यूक्लियस का अगर आपसे पूछा जाए तो आप वहां पे क्या क्या लेबल करोगे, मुझे हैंड रेज करके बताइए. अभिषेक बताओ. न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम्स. राइट, उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो मेंशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड योर या न्यूक्लियोप्लाज्म आपने बता दिया. सो लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स, योर क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ये लेबल अच्छे से कर देना, वो आप क्लियर हो जाता है. ठीक है. ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक. किसको याद है एम्ब्रियो सैक? हमने पढ़ा था एंजियोस्पर्म्स के अंदर. प्लांट किंगडम, आज से 4-5 महीने पुरानी बात हो गई है. एम्ब्रियो सैक किसको याद है, नहीं याद है? यस सर. एम्ब्रियो सैक में याद करना, वी यूज्ड टू हैव अ पोलर न्यूक्लियस, सेंटर में होता था आपका, यहाँ पे 2 साइड, ऊपर वाले साइड पे आपके होते थे आपके एंटीपोडल सेल्स, नीचे होते थे आपके सिनेडेड सेल्स. दैट वाज माय एम्ब्रियो सैक. तो वो भी आपको याद करके यहाँ पे ड्रॉ कर लेना. Why sexual reproduction is in angiosperm is said to be of a double fertilization. तो ये भी हमने किया था, अगर आपको याद हो तो 2 गैमेट्स आपके आते हैं पोलर ट्यूब के थ्रू. एक गैमेट जाके फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियर के साथ एंड विल गिव यू द फॉर्मेशन ऑफ योर एंडोस्पर्म, और दूसरा गैमेट जाके फ्यूज करता है एग के साथ एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. तो ये भी हमने किया था. सो डबल फर्टिलाइजेशन याद रखना, इट हैपेंस इन एंजियोस्पर्म, और ये भी आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए. सो दैट इज आल्सो यू विल गेट टू सी हैपनिंग. देन आपके सामने आएगा क्वेश्चन यहाँ पे, शो द स्ट्रक्चर ऑफ रेनल कॉर्पस सेल्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो यहाँ पे वही आपको बताना है, वुमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्ट्रियोल्स, इफरेंट आर्ट्रियोल्स, ये आपने यहाँ पे बनाना पड़ेगा. दैट्स इट, सिंपल है ये. देन ये आपका यहाँ पे हो गया, कैपेसिटी हो गया आपका यहाँ पे, रिजर्व वॉल्यूम आपका यहाँ पे हो गया. यू कैन सी दैट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम पेरेन्काइमा? ये क्या होता है फंक्शन इसका? एनीवन नोज दैट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम पेरेन्काइमा? एनीवन बताइए. वरुण. वरुण अब बुक खोल जाए पढ़ने के लिए बेटा. वरुण इतना टाइम थोड़ी लगाओगे आप. अब पूरा क्या होगा इसका आंसर जल्दी बताइए. स्टोरेज इसका मेन काम होता है आपके फ्लोएम पेरेन्काइमा. सो स्टोरेज, दैट्स अ रोल ऑफ अ फ्लोएम पेरेन्काइमा. इट्स अ लाइफ सेल, डेड सेल नहीं, इट्स अ लाइफ सेल. RER SER इट्स वेरी सिंपल, ये आप कर सकते हो खुद से. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखो वापस यहाँ पे C4 प्लांट का क्वेश्चन आ चुका है. उसके पहले दे हैव आस्क्ड एक्सप्लेन द रोल ऑफ इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड. इथिलीन और एब्सिसिक एसिड का यहाँ पे रोल पूछा गया, तो ये भी आप कर सकते हो. इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन. 2 रोल आप यहाँ पे बता दो, दैट शुड बी इनफ. ठीक है, नहीं रोल अभी आपको बताने नहीं है, चलो बता दो. वरुण बताओ ABA का रोल क्या होता है? सर ABA का, हाँ, स्ट्रेस हार्मोन होता है सर ABA. रोल क्या होता है? रोल, हाँ रोल बताओ सर. ये जैसे सर क्लोजर ऑफ स्ट्रोमेटा सर, प्रमोटिंग करता है सर रूट इलॉन्गेशन सर, और सर ये शूट फॉर्मेशन करता है सर, इनबिट करता है सर, इनवाइट करता है सर शूट इलॉन्गेशन फॉर्मेशन को ना. राइट. प्रमोट करता है सीड और सीड सर बर्ड डोरमेंसी को सर. हाँ, सीड डॉर्म्स को प्रमोट करेगा, सीड एंड बर्ड डॉर्म्स को प्रमोट करेगा. बिल्कुल सही, राइट, बहुत बढ़िया. राइट. So you'll have ethylene, ABA. You can write about the C4 plants. उसके एंड में आप यहाँ पे देख सकते हो. Right. Then you can have a text-based question आपके यहाँ पे आ सकते हैं. You can deal with them. It's like very simple. And then you can have like these are the questions based on them. तो यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए इस PDF के अंदर. But you will have 5 mark question as well इसके अंदर.
ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे देखना है एंड याद ये रखना है आपको कि कितना आपको लिखना पड़ेगा कितने क्वेश्चन के अंदर। अगर वेटेज आपका ज्यादा है देन आप वेटेज ज्यादा मतलब 5 मार्क का वेटेज अगर होगा देन यू हैव टू राइट 9 to 10 पॉइंट्स और एल्स 6 पॉइंट्स और 3 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए आपके वहां पे इनफ हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों पेपर आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए इन योर गूगल ड्राइव के साथ है। अगर आप चाहो तो मैं सेपरेटली भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, या जो लेटेस्ट वाला पेपर है वो मैं आपके साथ सेपरेटली यहाँ पे शेयर कर दूंगा इफ यू वांट। सो आई कैन शेयर द पेपर विद यू सेपरेटली फॉर दिस जो आपका लेटेस्ट वाला है। ठीक है, बाकी साथ तो गूगल ड्राइव पे। तो क्या प्रेफर करते हो, गूगल ड्राइव से निकालना है ये आपके साथ डायरेक्टली शेयर करना है, क्या करना चाहते हो आप बताओ? मुझे ड्राइव और डायरेक्टली में समझ नहीं आया, डायरेक्टली या ड्राइव पे? डायरेक्टली सर, डायरेक्टली। चलो डायरेक्टली ऊपर जो है शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। ड्राइव से भी आप निकाल सकते हो, ड्राइव पे हमेशा रहती है वो। तो अगर कभी यहाँ से अगर आपको डाउनलोड करने के बाद अगर आप डिलीट हो जाए तो आप टेक आउट फ्रॉम द ड्राइव। ठीक है, और अगर एक दो पेपर मुझे और मिल जाते हैं सो आई विल शेयर दैट विद यू एज वेल, राइट, कोई दूसरे स्कूल के फ्रॉम हिमाचल। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये सब चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, राइट। एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, जो कि आप पढ़ रहे हो इतने महीनों से, आप इतनी डिटेल में चीजों को समझते हो कि बोर्ड का पेपर के अंदर कंटेंट लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, राइट। आपको ऑक्सीजन में वो लोग 4 रूल आपसे पूछते हैं, आप 8 रूल वैसे ही जानते हो। So the amount of content you have studied and understood and learned in those last 6 to 7 months यहाँ पे बैठ के हम लोग के साथ, कि आपको बोर्ड में जब वो पूछते हैं तो आप आराम से कंटेंट लिख सकते हो बिना कोई दिक्कत के, राइट, बिकॉज यू हैव read and you have understood number of things, so that shouldn't be a concern for you। हाँ, बस इतना रखना कि जो भी आपको कराया गया वो आप अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। So you should be able to get a very good score out of it। So that is something we have done आज की क्लास के अंदर। अब कल हम लोग क्या करेंगे, इन द टुमारोज क्लास विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन आया यहाँ पे? जस्ट वेट अ मिनट, समवन हैज अ क्वेश्चन। ऑलराइट।